Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today date is 19th March, so let's get started. Again, this person, Mr. D.Y. Chandrachud, will surely go down in history as one of the finest judicial heroes. Okay, after Justice H.R. Khanna. इनके बारे में भी अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हैं जस्टिस एच.आर. खन्ना, उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंड यहाँ पर इन्होंने फिर से एसबीआई को कंपेल किया है दैट यू नीड टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज द सीरियल नंबर, क्योंकि उसी से स्टैब्लिश हो पाएगा किस कंपनी ने किस पार्टी को फंड दिया है। जैसे कि अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर डिनाई कर रही हैं कि ईडी की रेड पढ़ना या सीबीआई की रेड पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी ने बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हो। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे जब एसबीआई पब्लिश करेगा सीरियल नंबर एंड इन्होंने फिर से असर्ट किया है दैट आपको देना होगा। Right, the State Bank of India was expected to give every conceivable detail with it regarding the electoral bond. Your attitude seems to be you tell us to give the details then we will give. Okay, ये एटीट्यूड है अभी एसबीआई का कि आप बताइए तब देंगे, जबकि इन्होंने अपनी अप्रैल की जो जजमेंट थी उसमें कहा था कि आपको देना है मार्च की जजमेंट। ओके, सो वन थिंग इज गुड कि देश में सब कुछ नहीं बिका है अभी, सबको कुछ लोग हैं जिन्हें परवाह है अपनी डेमोक्रेसी की। एनीवे, यहाँ पर पुतिन ने फिर से इलेक्शन जीत लिया है। अब ये 2030 तक के लिए फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए और वो उन्हें होना ही था। मैंने बताया था आपको किस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे चेंजेस कराए। पहले ये 8 साल एज अ प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि वहां पर लिमिट है, कंसेक्टिव टर्म आप सिर्फ 2 ही बार रह सकते हो। फिर ये 4 साल रहे एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट सारी पावर इन्हीं के पास थी, प्रेसिडेंट की भी। ओके, उसके बाद 2012 में इन्होंने फिर से प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट किए, राइट, और दोबारा ये जीते। फिर 2020 में जाकर जब इनको फिर से 8 साल होने वाले थे तब इनने एक चेंज करवाया कि आपसे प्रेसिडेंट का टर्म 6 ईयर का होगा, राइट। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए 2020 में और ये कहा गया कि अब पुराने टर्म्स काउंट नहीं होंगे और अब 2 टर्म लिए जा सकते हैं बाय अ प्रेसिडेंट कंसेक्टिवली। तो आप डिफैक्टो मान सकते हैं कि 2036 तक ये रहेंगे प्रेसिडेंट। इस बार जो इलेक्शन भी हो गए तो इसमें इनका जो सबसे बड़ा विरोधी था उसकी तो डेथ हो गई थी जेल में, नेवल्नी की। ओके, इसके अलावा एक और जो इनके क्रिटिक थे अबाउट द यूक्रेन वॉर, उनको वहां की इलेक्शन कमीशन ने अनडिक्लेयर्ड उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया था फॉर वॉट एवर चार्जेस दैट ही वॉज नॉट फिट। इसके अलावा इनके अगेंस्ट सिर्फ 3 कैंडिडेट ने कंटेस्ट किया था जो तीनों इन्हीं के आदमी थे। सो मिस्टर पुतिन इज रनिंग द रशिया जस्ट लाइक द चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी। ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, रियलमी हो, इन सब की अगर आप पेरेंट कंपनी देखेंगे तो वो सेम ही है। इसने अलग अलग 4 ब्रांड के फोन लॉन्च कर रखे हैं ताकि आपको वीवो नहीं लेना है आप ओप्पो ले लो, ओप्पो नहीं लेना है रियलमी ले लो, रियलमी नहीं लेना है वन प्लस ले लो। बट इन चारों मोबाइल फोन की जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही है। वही हाल इन्होंने अपने यहाँ पर बना रखे हैं इलेक्शन के। एक तरफ है मिस्टर पुतिन और 3 कैंडिडेट जो उतारते हैं वो भी उन्हीं के आदमी होते हैं, राइट, वैसी हाल है। खैर छोड़िए, वो अमेंडमेंट ना याद रखना यार, क्योंकि कई बार आपसे शायद इंटरव्यू में इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है कि ये कैसे ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से कैसे रूल कर रहे हैं मिस्टर पुतिन। एंड यू नो इन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर एज अ डेप्यूटी मेयर, ओके, इन सेंट पीटर्सबर्ग, डेप्यूटी मेयर। वहां से उठ के ये यहाँ तक पहुंचे यार, और ये केजीबी के एजेंट हुआ करते थे। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी था जब बर्लिन वॉल गिराई जा रही थी, उस वक्त जो सोवियत की एम्बेसी थी इन ईस्ट जर्मनी उस पर अटैक हुआ था पब्लिक का, और उस टाइम ये अंदर ही थे मिस्टर पुतिन। ठीक, तो उस टाइम भी ये बाल बाल बचे थे। एनीवे, गवर्नर को लेके काफी सारे इश्यूज रहे हैं न्यूज में थ्रू आउट द ईयर एंड दिस इज वन मोर इशू कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गवर्नर होगा वो एटलीस्ट पिछले कुछ टाइम से पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहे। ये कमेंट थे। दूसरा कि ये आउटसाइड द स्टेट आते हों, जिस स्टेट के गवर्नर बन रहे हैं वहां से बाहर गया। ये कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे अलग अलग कमिटीज द्वारा कि ये 2 चीजें इंश्योर कीजिए कि ये पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव ना हो, तभी ये अनबायस्ड रहकर काम कर सकते हैं। बट यहां देखिए, तमिलिसाई रिजाइन एज अ गवर्नर एंड एलजी टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, और कहां से कंटेस्ट कर रही है ये? बीजेपी से। तो फिर आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि एज अ गवर्नर भी इन्होंने अपनी ड्यूटी एकदम न्यूट्रल रहकर निभाई होगी, राइट। तो ये कुछ रिकमेंडेशन जो थे कि एक तो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, रिसेंटली आउटसाइड द स्टेट से आना चाहिए, ये सब इंश्योर करना जरूरी है, अदरवाइज फिर वो गवर्नर एंड सीएम टसल चलता रहेगा। तमिलनाडु में आर एन रवि ने वैसे ही परेशान कर रखा है गवर्नमेंट को, एंड दिस लेडी तमिलिसाई
Soundararajan, governor of Telangana and lieutenant governor of Puducherry, resigned from her post to contest the Lok Sabha election as BJP candidate from Tamil Nadu. राइट, तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, न्यूट्रल नहीं रह पाओगे आप. नाउ दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ जो हम लोग कहते हैं ना अनइक्वल डेवलपमेंट. जब आप एक ही शहर में सारे डेवलपमेंट लेकर आते हो फॉर वट एवर रीजन, कई बार चीफ मिनिस्टर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वो सारा डेवलपमेंट उधर ही ले जाते हैं, राइट. या कई और रीजंस होते हैं, उसमें हिस्टोरिकल भी एक फैक्टर है कि चलो वो बहुत पहले से है, बट हद से ज्यादा अगर आप अपनी एक ही सिटी में डेवलपमेंट करोगे, क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी, तो वहां शॉर्टेजेस होंगी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. आज जब बैंगलोर बहुत शॉर्टेज कैरी कर रहा है वाटर की, और 500 MLD ऑफ वाटर, राइट, ये खुद चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा जब आपका अनइक्वल डेवलपमेंट होगा, ओवर पॉपुलेशन होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल बनता है बैंगलोर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता गया, लोग और ज्यादा आते गए शहर में, तो जो वेटलैंड्स भी थे, जो आपका एक रिजर्वायर का काम करते हैं, रेन वाटर को भी रोकते हैं, उसके बाद आपके वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, आपने वेटलैंड्स को सब डंप यार्ड बनाकर उसके बाद उनको पूरा पैक करके आपने वो लेक्स और वेटलैंड सब डिस्ट्रॉय कर दिए. और नतीजा आज आपका ग्राउंड वाटर लेवल के साथ साथ आपकी सिटी में पानी की भी शॉर्टेज हो गई है, राइट. तो ये होता है हमारा जो जिसे हम कहते हैं अनप्लान डेवलपमेंट, राइट. तो ये बैंगलोर से दो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, एक अनप्लान डेवलपमेंट और एक अनइक्वल डेवलपमेंट, राइट. ये दो आपके मेन से फॉर्डर पॉइंट का काम करेंगे. गगनयान मिशन में जो क्रू जाएगा उसकी मदद के लिए एक ऐप बनाई गई है सखी. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड इसरो, इन लोगों ने अनवील की है एक मल्टीपर्पज ऐप दैट विल हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन द गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन कैरी आउट ए रेंज ऑफ टास्क. इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. Now, this is the reason why I always criticize Prime Minister. Not always, obviously आर्टिकल 370 में आई सपोर्ट, क्योंकि वो काम करना आसान नहीं था, बट उन्होंने कर दिखाया. बट यहाँ पे राहुल गांधी एक रैली में कह रहे थे शक्ति रिमार्क्स, लाइक शक्ति वो इनको कह रहे थे कि जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर किया गया है, उनकी उनकी न्यूट्रलिटी ऑटोनॉमी को इम्पैक्ट किया गया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या चाहे आपके CBC हो, CBI हो, ED हो, ठीक है. इनको लेकर वो कह रहे थे कि हमें ऐसी ताकतों से लड़ना है जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हार्म कर रही है, शक्ति. और पीएम मोदी ने इस वर्ड को ट्विस्ट कर दिया, जो कि वो हमेशा करते आते हैं और पूरी बीजेपी करती आती है, स्पेशली जब राहुल गांधी की बात होती है. इन्होंने उसको कह दिया कि इंडिया ब्लॉक इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय हिंदू शक्ति. उन्होंने हिंदू शक्ति की कहीं बात नहीं की. उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जैसे हम लोग हिंदू में कहते हैं शक्ति, ताकत, ऐसी ताकत को हमें डिस्ट्रॉय करना है जो हमारी डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी और फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रही हैं. बट इन्होंने उसके साथ जोड़ दिया कि हिंदू शक्ति डिस्ट्रॉय करने की बात की है राहुल गांधी ने. सो ये आई मीन पॉलिटिक्स अपनी जगह ठीक है, बट झूठ बोल के इस तरह की पॉलिटिक्स करके, और ये दिक्कत ये है कि जो बच्चे होते हैं 18, 20, 21 साल के, ये इन चीजों में आ जाते हैं ऐसे बयानों में, हिंदू शक्ति. अब आप लोग भी अगर न्यूज चैनल फॉलो कर रहे होगे तो आप देखते हो कि दिन भर प्राइम मिनिस्टर का ही चल रहा है, 24 घंटे वो स्पोक पर्सन बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के. इसके बाद भी एक रैली में कहते हैं कि मीडिया मेरी बातें नहीं दिखाता. ये इन्होंने खुद बोला कि मीडिया मेरी बातें दिखाते ही नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं. क्या छोड़ो. इंडिया यूएस में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ. अभी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इसलिए नहीं होती है कि हमें कोई वॉर के लिए रेडीनेस कर रहे, नो. हम लोग मोस्टली ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए करते हैं ये, राइट. कि आपकी एक सिनर्जी बनी रहे, कल को जरूरत पड़े तो हम लोग साथ में एक कोई डिजास्टर आ जाए तो उसके अगेंस्ट काम कर पाए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझ सकें एक दूसरे का कि किस तरीके से ऑपरेट करेंगे इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. एक्सरसाइज का नाम था टाइगर ट्रायम्फ और तीनों सर्विस, ऑल 3 सर्विसेज वर एंगेज, इंडिया और USA की, ठीक है. 4 कोचेस ऑफ सुपरफास्ट ट्रेन डिरेल इन अजमेर, नो कैजुअलिटीज. जब आप 6.5 लाख रुपए अपने 3D कटलेट पर और 1.5 लाख रुपीज 2D कटलेट पर इन्वेस्ट करते हैं ना, रेलवे मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर इस तरह के हादसे रोकने के लिए हमारे पास जो कवच सिस्टम है, जो कोलिशन रोकने के लिए बनाया गया था, राइट, वो सिस्टम में इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको पीएम मोदी जी के साथ सेल्फी लेनी है, तो सेल्फी पॉइंट बना लीजिए. सिक्योरिटी का क्या करोगे, टकराती रहेंगी ट्रेनें. एनीवे, स्प्रिंग सीजन डिसअपीयरिंग इन मैनी स्टेट्स. हमने कश्मीर का मैटर देखा था जहां पर बर्फ नहीं गिरी थी और उससे वहां का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई इस बार.
और ये पैटर्न लगभग पूरे पूरे स्टेट में ही देखने को मिल रहा है, लगभग हर स्टेट में। इंडियन स्टेट्स ग्रेजुअली रजिस्टरिंग ए विड्रॉल ऑफ स्प्रिंग, ए पीरियड ऑफ रिलेटिव बेनाइन वेदर बिटवीन विंटर ऑफ जनवरी एंड स्कॉर्चिंग समर ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज का ही एग्जाम्पल है और कुछ है। जब हमने अभी वो पढ़ा था अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे। मैंने आपके साथ इसमें एक सेपरेट लेक्चर भी डिस्कस किया था इन मेंस 450+। उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एलिफेंट एलिफेंट के ट्रांसपोर्ट, चाहे वो कैप्टिव एलिफेंट हो जैसे मंदिरों में रखा जाता है साउथ में, राइट, रैली वगैरह जलसा के लिए, और या वाइल्ड का एलिफेंट हो, इसको अगर आपको विद इन द स्टेट, दैट इज इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अब अलाउ कर दिया गया। पहले अलाउ नहीं था, अब ये एग्जाम्पशन दे दिया गया है और उसी को लेकर रूल्स नोटिफाई कर दिए गए हैं अब, राइट। कैप्टिव एलिफेंट जैसे सर्कस में यूज होता है, मंदिरों में यूज होता है, स्पेशली साउथ इंडिया के। These captive elephant transfer or transport rules 2024 liberalize the conditions under which elephants may be transferred within or between these states. When an owner is no longer in a position to maintain the elephant, तो वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। When a state's chief wildlife warden deems it fit and proper. Before the transfer, elephant की health को ratify किया जाएगा by veterinarian and chief wildlife warden on receipt of such documents। जो भी चाहिए आपको कि जो habitats में भेज रहे हैं हम लोग, वहां पर भी उसके लिए suitable क्लाइमेट है। ओके, तो फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होंगे वो या तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। ओके, ट्रांसफर करने से पहले एक जेनेटिक प्रोफाइलिंग की जाएगी एलिफेंट की, रजिस्टर किया जाएगा उसको विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगस्त 22 जब ये अमेंडमेंट आया, उसके पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड It prohibited the trade in wildlife including both wild elephant as well as captive elephant. बट अब ये एग्जाम्पशन दे दिया गया है कि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड दिस हैज बीन गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग जो कमेटी थी ना, उसने कहा था ये एग्जाम्पशन मत दीजिए, ये गलत है, एलिफेंट के लिए नुकसानदायक होगा, बट गवर्नमेंट मानी नहीं, गवर्नमेंट ने कर दिया। वैक्सीन फॉर डेंगू मे बी आउट इन मार्केट बाय मिड 2026। Vaccine for dengue could be available commercially as early as mid 2026। और बनाई किसने? IIL ने, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, एंड इट इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एस्टैब्लिश इन 1982। ठीक है, तो इन दोनों पर मैं आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा इस पर, और ICMR ये भी यहाँ पर न्यूज में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस पर मैं आपको शॉर्ट नोट डायरेक्टली पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से देख लेना। ठीक है, प्रीलिम्स में आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस, एनजीटी पर आए हुए हैं और भी तरीके से आए हुए हैं। प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स में कई सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है बनाने के लिए। तो अभी तक माना जाता था कि करीब 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 आपके 13,000 केमिकल यूज होते हैं, 13,000 टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं, बट अभी इन्होंने कहा है कि नहीं, 3,000 और भी हैं, यानी कि टोटल 16,000 ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक्स में यूज किए जाते हैं। एटलीस्ट 3,000 मोर केमिकल्स आर इन प्लास्टिक्स। यूएनईपी हम कई बार बात कर चुके हैं, हेडक्वार्टर है नायरोबी में। इट हैड प्रीवियसली आइडेंटिफाइड अराउंड 13,000 प्लास्टिक केमिकल्स, बट अब 3,000 और जोड़ लीजिए उसमें तो 16,000। 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर साल वर्ल्ड में, और इस प्लास्टिक के इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं फर्टिलिटी इश्यूज में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। इसके बाद देखिए, हमने अलग अलग एरा देखे हैं, एपॉक्स देखे हैं, बट उसमें से अब एक नया माना जाता है एंथ्रोपोसीन, यानी कि जब से इंसान ने क्लाइमेट को पूरी तरीके से चेंज करना शुरू किया है। अब एंथ्रोपोसीन कब बिगिन हुआ, ये एरा किस डेट से माना जाए? क्या ये 1750 से माना जाए जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वर्ल्ड में, या इंसान उसके पहले से भी थे तो हम वहां से शुरू करें? कहां से माना जाए एंथ्रोपोसीन? तो जियोलॉजिस्ट कांट एग्री ऑन एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब ये एंथ्रोपोसीन एरा बिगिन हुआ हो, ठीक है, लेकिन ये शुरू हुआ है, इतना सब मानते हैं कि ह्यूमंस ने क्लाइमेट चेंज शुरू किया है, बट एग्जैक्टली कहां से शुरू हुआ ये सब वो नहीं एग्री कर पाते हैं एक कॉमन टाइमलाइन पर। तो 4 फैक्टर्स याद रखिए जो बताते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। फर्स्ट, जब टेम्परेचर में कुछ चेंजेस देखने को मिले, राइट, क्योंकि अभी हम मानते हैं कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर कम से कम एटलीस्ट 1.1 डिग्री तो इंक्रीज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी 1970 से,
राइट, बट पॉसिबली एज मच एज 6.4 डिग्री बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इतना हो सकता है। तो फर्स्ट फैक्टर जो हम लोग कंसिडर करते हैं एंथ्रोपोसीन एरा में वो है टेम्परेचर। सेकंड, इंसान की वजह से कुछ स्पीशीज का एक्सटिंक्शन और ज्यादा तेज हो गया है, ठीक है, काफी सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए हैं, तो हम मानते हैं कि ये एंथ्रोपोसीन वाला एरा चल रहा है एट ए स्केल सिमिलर इन मैग्नीट्यूड टू ए मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट दैट अकर्ड 80 मिलियन ईयर्स ago. Third reason, dramatic increase in erosion and denudation of continents at a pace of order of magnitude greater than what would one would expect from purely natural process। कि आपका ये जो इरोजन भी हुआ है, ठीक है, लैंड सरफेस का या डेन्यूडेशन हुआ है जो कॉन्टिनेंट्स का, वो भी और तेज हुआ है एंथ्रोपोसीन एरा में। And finally, accelerating urbanization, land use changes, and pro-urban migration have been accompanied by perennial water depletion and shortage। ठीक है, ये चार रीजन हम लोग, ये चार फैक्टर्स मान लीजिए जिससे हम कहते हैं कि ये एंथ्रोपोसीन एरा की वजह से ही हुआ है। राइट, यहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स का, खासकर सर्विसेज का नहीं, गुड्स का, सर्विसेज का तो हमेशा अच्छा ही रहता है, प्रॉफिट में रहता है। इसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडियाज गुड एक्सपोर्ट जंप 11.9%, ओनली द थर्ड ओकेजन इन लास्ट 2 years that we have crossed $40 billion marks। बट देर आर कंसर्न अबाउट डिस्ट्रप्शन इन रेड सी, क्योंकि हमें रेड सी में हाउदी रेबल्स की वजह से हमें घूम के जाना पड़ रहा है अफ्रीका से। दूसरा, ड्रॉट हिट पनामा कैनाल। अब मुझे पनामा कैनाल से रिस्पेक्ट में अपना दो तीन चीजें बतानी कि ये वर्क कैसे करता है। सी, लुक एट दिस शिप। ये इसको वाटर को ना, वाटर से अपलिफ्ट करना पड़ता है शिप को। सी, फिर लॉक करते हैं एक सेक्शन को और फिर दूसरे में वाटर बढ़ाते हैं, फिर गाटून लेक से होते हुए मिराफ्लोर लेक से होते हुए फिर हम पैसिफिक की तरफ पहुंचते हैं। ओके, तो ड्रॉट जो आया ना, उसने इन दो लेक्स को, दिस गाटून लेक और इस लेक में पानी की कमी आई ड्रॉट की वजह से, तो यहां से इधर भेजा जाता है नीचे पानी और फिर इसको लिफ्ट कराया जाता है शिप को। लेकिन इस बार ड्रॉट की वजह से ये लेक में पानी कम हुआ, तो इस वजह से अंदर पाइप लगे हुए हैं जो इधर इन लॉक सिस्टम में पहुंचाता है पानी और फिर यहां से शिप को रेस करते हैं। तो ये पूरा गाटून लेक में ड्रॉट आने की वजह से पनामा कैनाल से इस बार ट्रेड बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। राइट, नाउ सी, वर्ल्ड ओवर अगर हम ट्रेड की बात करें तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक है मलाका स्ट्रेट, राइट, मलाका स्ट्रेट, दूसरा है आपका स्वेज कैनाल और तीसरा है पनामा कैनाल। ये तीनों आप कह सकते हो दीज थ्री आर द लाइफ लाइन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। मलाका में कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, लेकिन चाइना इसका बहुत कंसर्न रहता है कि मलाका इंडिया के अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बहुत करीब लाई करता है। राइट, तो इसलिए वो हमेशा चाहता है एक सेपरेट, एक ऑल्टरनेटिव रूट। तो ऊपर थाईलैंड के पास से वो एक तिरा कैनाल बनाना चाहता है ताकि मलाका को काउंटर कर सके। कल को अगर इंडिया चोक कर देता है मलाका को अंडमान निकोबार की तरफ से, तो उसके पास एक ऑल्टरनेट रहे जो कि सीधे जाके साउथ चाइना सी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल, तिरा कैनाल और सीधे साउथ चाइना सी में। स्वेज कैनाल तो यहाँ पर रेड सी से होके जाना पड़ता है और यहाँ पे हाउदी रेबल्स की वजह से ट्रेड पे काफी इंपैक्ट पड़ा है। तीसरा है पनामा कैनाल, ये कलेक्ट करता है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को, एंड पनामा कैनाल में प्रॉब्लम हुई है ड्रॉट की वजह से। राइट, और इस ड्रॉट के नाम पर आप ये दोनों याद रखेंगे, गाटून लेक एंड मिराफ्लोर लेक, ये दोनों आपको प्रीलिम्स में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्लियर? नेक्स्ट, पुतिन, तो खैर छोड़िए, कोई मतलब नहीं है उसके बात करके, हमने बता दिया आपको कि क्या रीजन है। MIRV, ये जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की है अग्नि 5 में, ठीक, ये मल्टी वॉरहेड्स ले जा सकता है और अलग अलग जगह पर हिट कर सकता है। राइट, ये पहली बार हमने ये टेक्नोलॉजी टेस्ट की है और अपने अग्नि 5 में यूज की है। इस मिशन का नाम था मिशन दिव्यास्त्र और रेंज है अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर, एंड अग्नि 5 इज द लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल। दिस इज वाटरशेड मोमेंट इन इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंट, और इसमें हमने यूज किए मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब देखिए, मैं जो जो वॉरेट्स होंगे ना, यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि सबको इंडिपेंडेंटली गाइड करना होगा हमें। राइट, इसलिए टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स थी। 5 डेजिग्नेटेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो कि पूरे P5 हैं आपके UNSC वाले, ठीक है, इन सबके पास है ये टेक्नोलॉजी। दे स्ट्राइक मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली एंड हेल्प इवेट द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है। अब सबसे बड़ा इसका यूज यही है कि जो आपका डिफेंस सिस्टम होता है उसको इवेट करने की काबिलियत रखता है ये। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसको इवेट करने की ताकत रखता है। अब पाकिस्तान ने भी क्लेम किया है कि हमारे पास भी ये है, और हो भी सकती है क्योंकि चाइना के पास है। चाइना के पास है तो पाकिस्तान को उसने ना दी हो ये बिलीव करना भी थोड़ा मुश्किल है। चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है होंगकी HQ-90, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट कर लेता है ये। ओके, बट इनकी कैपेसिटी इंटरसेप्ट करने की, खासकर विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, थोड़ी सी शायद डाउटफुल है। राइट, इट इज
स्टिल डाउटफुल, तो हो सकता है कि अग्नि 5 को इंटरसेप्ट ना कर पाए, राइट। More testing of MRV-capable Agni 5 will be required to render the Indian nuclear ballistic missile arsenal more credible as the end user. And this is a very demanding technical criteria. Nuclear warheads miniaturization, guidance and accuracy are necessary for re-entry vehicle. तो इस टॉपिक को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने थोड़े दिन पहले इसको पढ़ा भी था। ओके, मिशन दिव्यास। मिशन दिव्यास के अंडर में ये किया गया, इंडिजिनसली डेवलप किया हमने। अग्नि 5 मिसाइल में हम यूज कर रहे हैं MIRV टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक इंडिया से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, डेवलप बाय DRDO। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर एंड 3 स्टेज मिसाइल होगी, पावर्ड बाय सॉलिड फ्यूल यूजिंग composite motor in the second and third stage to make it lighter, improving both the range as well as payload capacity. Alright, MIRV फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ये हमारी नॉर्मल मिसाइल जिसमें एक वॉरहेड है, और ये है हमारी MIRV मिसाइल जिसमें मल्टीपल वॉरहेड है। यहाँ पे हर एक री एंट्री व्हीकल, ईच री एंट्री व्हीकल कैन इंडिपेंडेंटली टारगेट लॉन्च फ्रॉम वन मिसाइल बट हिटिंग डिफरेंट टारगेट। से यहाँ पे एक वॉरहेड यहाँ पे गिर गया, दूसरा अगले जगह पे हिट कर रहा है, तीसरा और दूसरी जगह पे हिट कर रहा है, राइट। तो इसके ये बेनिफिट है, उसको इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता। अगर हम पूरा अपना इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम की बात करें जो कि राजीव गांधी जी के टाइम पर लॉन्च हुआ था, तो अग्नि 1 है। अग्नि 1 की रेंज है 700 to 1200, बट आप इसको ऑन एन एवरेज 1000 ही याद रखिएगा, तभी याद रह पाएगी। अग्नि 2 सिंपल 2000 याद रखिएगा, 2000 to 2500। अग्नि 3 3000 याद रखिए, अगर पेलोड कम होगा तो ज्यादा दूर तक भी जा सकती है, 5500। अग्नि 4 अगेन आप 4000 मान सकते हैं उसको भी, और अग्नि 5 ये 5000 तक मार्क कर सकती है। अग्नि 6 हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल की होगी एंड 10,000 किलोमीटर तक मार्क करने की क्षमता रखेगी। ऑलराइट, इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं। नो सी, पहले हम इंडो पैसिफिक को समझते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन हमारा कहाँ है। दिस इज, ये जो अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट है, ये सोमालिया वाली, ठीक है, यहां से शुरू होता है और पूरा इधर यहाँ पे यूएस जब शुरू होगा, ये यहाँ पे यहाँ से शुरू हो जाता है यूएस का, ये सॉरी इधर से यूएस शुरू हो जाएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी तक ये पूरी कंट्रीज आती हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जो यूएसए है उसकी वेस्टर्न कोस्ट, ये हवाई आइलैंड एंड सो ऑन, यूएसए की वेस्टर्न कोस्ट से लेके अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट तक, ये पूरा जो रीजन है ये पूरा कहलाता है इंडो पैसिफिक रीजन। और हाँ जी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला तो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर एंड पावरफुल नेशन यही मिलेंगे आपको, दैट इज चाइना, जापान, यूएसए और इंडिया को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी हो गई है, पावरफुल भी अच्छे खासे हैं, इकोनॉमिकली भी मार्केट बहुत बड़े हैं, खासकर इंडिया चाइना के, और टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत डेवलप है ये पूरा रीजन। चाहे आप चाइना को बोल दीजिए टेक्नोलॉजी पावर, या यूएसए को बोल दीजिए टेक्नोलॉजी पावर हाउस, या फिर आप इधर से जापान, साउथ कोरिया, ताइवान को उठा लीजिए, ये सब टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़े पावर हाउस हैं, ठीक है। नेपाल, चाइना, इंडिया की बात करें तो ये बहुत बड़े मार्केट भी हैं वर्ल्ड ओवर के। ऑस्ट्रेलिया अगेन ए वेरी डेवलप्ड कंट्री, 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अकाउंटिंग फॉर 63% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एज वेल। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट बहुत है, जैसे साउथ चाइना सी में उसका सभी के साथ डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान टेरिटोरियल डिस्प्यूट, राइट। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये साउथ अफ्रीका वाली, इधर पायरेट्स ने परेशान करके रखा हुआ है, राइट। पायरेसी यहाँ है, टेररिज्म यहाँ है, अफगानिस्तान। ओके, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या नॉर्थ कोरिया हो, 4 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज ऑलमोस्ट अपनी बॉर्डर शेयर करते हुए एक दूसरे से, और सिर्फ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे बल्कि हॉस्टिलिटी भी बहुत ज्यादा है। एनवायरमेंटल कोरल रीफ्स बहुत है यहाँ, रेन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, स्पेशली ये आसियान वाला रीजन, ये पूरा बायोडाइवर्सली बहुत हॉटस्पॉट माना जाता है। China's rise and hegemony, China's rapid economic and military growth has contributed to shift in global focus towards Indo-Pacific. Right? तो इसके कंटेक्स्ट में कुछ बातें समझ लेते हैं। नो सी, जब वर्ल्ड ये यूएसए, यूरोप वगैरह इंडो पैसिफिक बात करते हैं तो इंडिया उसका उसमें इंटरेस्ट लेता है, बट जब बात हमारे इंडियन ओशन रीजन की आती है जहां पे चाइना ने हमको हर तरफ से सराउंड कर रखा है, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसने गौधार पोर्ट बना रखा है, राइट। नीचे मॉलडीव्स के साथ उसके रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। श्रीलंका में उसने हम्बन टोटा पोर्ट ले रखा है, इधर म्यांमार में क्याकप्यू पोर्ट ले रखा है उसने,
राइट। तो जिस तरीके से वो इंडिया को हर तरफ से सराउंड करता है, अब यहाँ पर प्रेजेंस दोनों की है। फ्रांस की भी प्रेजेंस है ऑन द रीयूनियन आइलैंड, यूएसए की भी प्रेजेंस है ऑन डेगो गार्शिया आइलैंड, राइट। लेकिन उसके बाद भी दोनों कंट्रीज हमारे साथ उस लेवल का कॉपरेशन नहीं करती जैसा वो इंडिया से एक्सपेक्ट करती है कि आप इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे साथ कॉपरेट कीजिए अगेंस्ट चाइना। तो फिर आप भी हमारे साथ कॉपरेट कीजिए ना अगेंस्ट चाइना, जब वो यहाँ पर सभी इन कंट्रीज के थ्रू हमारे अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी यूज कर रहा है। बट चाइना इसमें इंडिया इन कंट्रीज को इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाता है कि आप भी हमारे कंसर्न्स को समझिए फिर, राइट। बट ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया से कि आप इंडो पैसिफिक में पार्टिसिपेंट बनिए। ओके। मॉलडीव्स, मुइज़ो जब से प्रेसिडेंट बना है वहां का तब से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है। माले कंटिन्यूज टू डीपन इट्स एम्ब्रेस ऑफ चाइना। अभी डिफेंस कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स भी गिफ्ट कर रहे हैं चाइना ने मॉलडीव्स को। Similarly, Sri Lanka showed greater sensitivity to India's security concern by imposing a year-long moratorium on foreign research ship. तो श्रीलंका ने अब जाके हमारे कंसर्न्स एड्रेस करें, लेकिन उसने फिर ये मॉरेटोरियम जो लगाया तो वो इंडियन शिप पे भी लगाया है, ऐसे इंडिया को भी फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है चाइना का प्रेशर उस पर है, अच्छा खासा डेट है उस पर। ठीक है, इंडिया ने मदद की डेट रिजॉल्व में इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए वो इंडिया के कंसर्न अब समझ रहा है। बट मॉलडीव ज्यादा क्लोज जा रहा है चाइना पे। एक हमने सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया था, डेवलपमेंट फॉर ऑल इनिशिएटिव। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मॉरिशस इन दोनों ने अभी लॉन्च किया है एक न्यू एयर स्ट्रिप एंड जेटी इन अगलेगा आइलैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मॉरिशस का पार्ट है अगलेगा आइलैंड। टू कर्ब द इलीगल एक्टिविटीज इन वास्ट एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन, जो कि होता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक। इसराइल हमास की वॉर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट एक रीजनल वॉर बन चुकी है, अब इतना डिवीजन हो चुका है एरिया में। Attack by Houthi rebels on international shipping led to massive drop in transit through Suez Canal and diversion of ships to longer route around the Cape of Good Hope. साउथ अफ्रीका से घूम के जाना होता है। It is said to expand the Chinese Navy footprint in the region. बिल्कुल हो रहा है एक्सपैंड। हमारे जो मिलिट्री पर्सनल थे मॉलडीव्स में स्टेशन, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द सिविलियन ग्रुप अंडर द प्रेशर फ्रॉम मॉलडिवियन गवर्नमेंट। मच ऑफ चाइना's ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज passes थ्रू दिस रीजन, और यही रीजन है कि वो मॉलडीव्स और श्रीलंका इन दोनों से रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना चाहता है कि उसका बहुत सारा ट्रेड यहाँ से पास होता है, राइट। और आगे चल के मलाक्का स्ट्रेट उसके लिए कंसर्न है, तो उसका भी वो अल्टरनेटिव डेवलप कर रहा है बाय डेवलपिंग दी किरा कैनाल। जिबूती, ये आपका वहां पर आता है एरिट्रिया के पास, ठीक है, जो सोमालिया कंट्री है उनके पास। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे हम कहते हैं। जिबूती पे उसने अपना एक बेस तैयार करा है, नेवल बेस। क्योक्पियो आइलैंड म्यांमार में, ग्वादहार पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका। इसके अलावा 4 साल से हमारा बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ बना हुआ है चाइना के साथ। इंडिया यूएस कॉपरेशन की बात जब आती है तो दिस कॉपरेशन हेल्प्स इन एड्रेसिंग द स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन विद चाइना। Besides US, where do UK, European Union, France and Germany stand in Indian Ocean rivalries? Now see, while they are concerned about Beijing's illegal claim in South China Sea, they must see that a similar kind of assertiveness and hostile intent is building up in Indian Ocean region too. Now this is a very important point. उन्हें साउथ चाइना सी और ओवरऑल वहां की प्रॉब्लम तो दिखाई देती है इंडो पैसिफिक की, लेकिन उनको यहाँ जो इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है, जो चाइना कर रहा है, वो नहीं देखती है ये कंट्रीज। तो इन्होंने बहुत अच्छे ऑप्शन दिया है कि व्हाट आर द अदर ऑप्शन फॉर इंडिया। फर्स्ट, इंडिया नीड टू कन्वे क्लियर मैसेज टू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर दैट व्हाइल इट इज कॉन्शियस ऑफ इंडो पैसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट प्रायोरिटाइज द इंडियन ओशन रीजन। हम इंडो पैसिफिक का इशू समझते हैं, बट हमारी अभी ज्यादा प्रायोरिटी है इंडियन ओशन रीजन, तो आप उसमें हमें कॉपरेट कीजिए। सेकेंड, एक क्रिटिकल ऑडिट ऑफ आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, दिस इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब में इंडिया डील करता है यहाँ की कंट्रीज के साथ, लेकिन इनसे आज तक कुछ ज्यादा फ्रूटफुल निकल के नहीं आया है। और ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसमें तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉलडीव शायद यहाँ से निकल सकता है। इस बार वो मीटिंग अटेंड करने आया भी नहीं था, मैंने आपको पहले इस पे शॉर्ट नोट्स दिए भी हैं। नाउ इट इज द टाइम फॉर न्यू दिल्ली, It is time for New Delhi to encourage the creation of a new mechanism with the objective of bolstering maritime security and optimizing the potential for blue economy. तो हमें एक नया ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें मेंबर होना चाहिए इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, 4, और उसके अलावा 4 आइलैंड स्टेट, मॉरिशस, सेचलिस, कोमोरोस एंड मेडागास्कर। हमें एक न्यू बॉडी बनाने की जरूरत है यहाँ पर। इंडियन नेवी हम मानते हैं कि वर्ल्ड की 7th मोस्ट पावरफुल नेवी है, बट इसको बजट बहुत कम दिया जा सकता है, सो वी शुड फाइंड ए न्यू बजटरी रिसोर्सेज फॉर इट्स नेवी टू मेक इट 3rd और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट। राइट, इसी रिलेटेड एक दो पॉइंट और एम्फेसाइज करने हैं मुझे आपको, क्योंकि आप एग्जाम में आपका कॉमन सेंस ये कहेगा कि इंडियन ओशन कमीशन में इंडिया मेंबर होगा, बट नहीं है।
इंडिया को सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है यहाँ पर इंडियन ओशन कमीशन में, इस बात को याद रखिएगा। इसके मेंबर सिर्फ यही कंट्रीज हैं, सेचलेस, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस एंड ला रियूनियन यानी कि फ्रांस। क्योंकि सिर्फ यही 5 कंट्रीज इसकी मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया को सिर्फ ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। दिस इज इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज ऑफ 5 अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशन लाइक कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन यानी कि फ्रांस एंड सेचलेस। सिर्फ ये 5 इसके मेंबर्स हैं, इंडिया नहीं है। इंडिया को यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया है। क्योंकि एग्जाम में ये गलती करा देगा, क्योंकि कॉमन सेंस कहेगा इंडियन ओशन कमीशन का मेंबर तो होना चाहिए इंडिया को, बट नहीं है। बैकग्राउंड क्रिएटेड इन 1982, institutionalized in 1984. It serves as a platform of solidarity for entire population of African Indian Ocean region. हेडक्वार्टर है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। इंडिया विल जॉइन चाइना विच वॉज मेड एन ऑब्जर्वर इन 2016। नाउ सी इंडियन ओशन कमीशन है, बट चाइना पहले ऑब्जर्वर बन गया था, हम बाद में बने। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लॉस। एनीवे, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके मेंबर हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस। मालदीव्स इस बार मीटिंग अटेंड करने नहीं आया था। इसकी शुरुआत हुई थी 3 कंट्रीज के साथ, दैट इज इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। मॉरिशस ने बाद में इसको ज्वाइन किया है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे पड़ा हुआ है सिंस 2014। 2020 में मॉरिशस को ऐड किया गया, तो अभी करंट में 4 मेंबर्स हैं, वाइल बांग्लादेश एंड सेचलेस दीज आर ऑब्जर्वर नेशंस। 5 पिलर्स पे काम करता है एंड ये आपको याद भी होने चाहिए। मैरीटाइम सेफ्टी की बात करता है, काउंटर टेररिज्म, कॉम्बेटिंग ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर रिलीफ। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है कोलंबो में। चलिए आगे चलते हैं। एफटीए, इसकी हम काफी बात कर चुके हैं। मैंने आपको एफटीए 2.0 कराया था मेंस 450 प्लस में, राइट। ये हमने मेंस 450 प्लस में देख लिया था। इसके अलावा अभी जो 4 कंट्रीज के साथ हुआ है, ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, इनके साथ जो हुआ है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहते हैं इनको, इन साथ जो हमारा एफटीए साइन हुआ है अभी, वो पहला ऐसा एफटीए जिसमें एक तो हमने नॉन ट्रेड चीजों की भी बात की है, जैसे एनवायरमेंट, लेबर एटसेट्रा। इसके अलावा ये पहला एफटीए जहां पर एक प्रॉपर कमिटमेंट दिया गया है कि हम इतना डॉलर आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और इतने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, राइट। और इसमें स्विट्जरलैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% जो ट्रेड होता है इनके साथ, वो इन्हीं को लेकर होता है, गोल्ड और अदर प्रीशियस मेटल्स को लेके। और इनको क्या फायदा है, इनको इंडिया जैसा बड़ा मार्केट मिल जाएगा। और ये जो कंट्रीज हैं, इनके यहाँ पे सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है इन न्यू मेडिसिन, राइट। ये कुछ फायदे होंगे इनको मार्केट में। इनको एक तो हमारे यहाँ डायमंड गोल्ड वगैरह होगा, उन पे कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी, तो और ज्यादा इनकी तरफ से आ पाएगा। दूसरा, इनकी वाइन्स वगैरह आती रहती हैं, इनके यहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स काफी आता रहता है, तो वो हमारे मार्केट में आ सकेगा। डेयरी को तो खैर अभी तक हमने बाहर रखा है। एफ्टा इनको मार्केट मिल जाएगा। इट कैन नाउ हैव मोर एक्सेस टू इंडिया ड्यू टू टैरिफ कंसेशन। एफ्टा एक्सपोर्ट्स ऑफ सी फूड, ये सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं हमें, जैसे टूना एंड सैल्मन। फ्रूट्स लाइक ऑलिव्स एंड एवोकाडो, कॉफी कैप्सूल्स, ऑयल्स लाइक कॉड लिवर ऑयल या ऑलिव ऑयल, ओके, प्रोसेस्ड फूड वगैरह। टैरिफ ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड विल बी रिड्यूस फ्रॉम 5% टू 2.5% इन 5 ईयर। बाकी नॉर्वे ने एश्योर किया है कि हम आपके यहाँ से योगा इंस्ट्रक्टर एंड प्रैक्टिशनर्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को अपने यहाँ आना अलाउ करेंगे, और हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स की भी मूवमेंट बढ़ेगी। India has so far been skeptical of linking environmental and labor related issues with FTA, but इस बार हमने environmental issues को भी इसमें include किया है और labor related issues को भी। ओके, तो ये पहली बार, कुछ चीजें पहली बार हुई हैं। EFTA countries are home to several pharmaceutical and high technology MNCs who ask for commitment on protection of intellectual property rights. मिस्टर पुतिन जीत गए, फिर से जीतना ही था। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान फोर्सेस हिट बैक एट पाकिस्तान आफ्टर एयर स्ट्राइक्स। तो सी, तालिबान को खड़ा तो कर दिया पाकिस्तान ने, और यूएसए को डिफीट भी कर दिया तालिबान ने ऑलमोस्ट। बट द थिंग इज कि अब ये तालिबान ये मानता है कि अगर हम अफगानिस्तान जीत सकते हैं तो हम पाकिस्तान भी जीत सकते हैं। और ये अपनी एक प्रॉक्सी कह लीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके थ्रू ये पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करता रहता है। उसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने एयर अटैक किए थे अफगानिस्तान में, और अब अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है, यानी कि तालिबान ने। ओके, और यहाँ पे पाकिस्तान के भी 8 लोग मारे गए इसमें। तो आपने आतंकी पाले हैं तो सफर तो करना पड़ेगा।
पुतिन के बारे में ना एक बात जानिए जरा यहाँ पर। जब ये पहले आए थे तो वेस्ट के साथ इनके रिलेशन काफी कॉर्डियल रहे थे। इनफैक्ट G7 का पार्टी, G7 जो कि पहले G8 हुआ करता था, उसका पार्ट भी बन गया था रशिया। राइट, उसको बाद में निकाल दिया गया जब उसने क्रीमिया अनेक्स किया। ठीक, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इनफैक्ट जब यूएस ने इन्वेट किया अफगानिस्तान को आफ्टर 9/11 अटैक, तब इसने सपोर्ट भी किया था। ठीक है, पुतिन ने सपोर्ट भी किया था बुश के इस एडवेंचर को कि हाँ, अफगानिस्तान पे आपको अटैक करना चाहिए, तालिबान को हटाना चाहिए। बट जब यूएस ने इराक को इन्वेट किया ये कह के कि सद्दाम हुसैन ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखा है, तब पुतिन अगेंस्ट में था कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई डिटेल्स है भी नहीं वर्ल्ड के पास ज्यादा। आप बेवजह इराक पे अटैक मत कीजिए। और उसके बाद इराक दोबारा खड़ा हो भी नहीं पाया कभी, अब कभी अपने पैरों पे। राइट, तो इराक पे जब इन्वेजन किया और पुतिन ने उसको क्रिटिसाइज किया इराक इन्वेजन को, तो मस्ती में आके यूएसए ने नाटो के थ्रू कह दिया कि हम एक्सपैंड करेंगे ईस्टवर्ड। अब रशिया को यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो उस वक्त रशिया इतना पावरफुल नहीं था, ब्रेक डाउन हो चुका था सब कुछ। ठीक है, तो इन लोगों ने 3 बाल्टिक कंट्रीज, लाटविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया, ये तीनों बॉर्डर शेयर करती हैं रशिया के साथ। राइट, तीनों रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, उसके बाद भी इन तीनों को नाटो का मेंबर बना लिया। बट रशिया ने इस वक्त बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं मान रहा था। राइट, इसके अलावा इसने 4 और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को नाटो में एडमिट कर लिया। यहां तक भी रशिया ने बर्दाश्त किया। ठीक, 7 कंट्रीज देखते देखते, जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस में हुआ करती थी यूएसएसआर के, वो नाटो के उसमें चली गई। ठीक है, जबकि नाटो ने प्रॉमिस किया था जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी कि हम ईस्ट की तरफ एक्सपैंड नहीं करेंगे। बट इन्होंने 7 कंट्रीज को अपने डोमेन में ले लिया, तो यहां तक बर्दाश्त किया। 2008 में नाटो ने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी जब उसने कहा कि हम जॉर्जिया और यूक्रेन को ऑफर कर रहे हैं नाटो की मेंबरशिप। और ये दोनों भी, और ये दोनों रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, वो तो ठीक है, यूक्रेन एंड जॉर्जिया, लेकिन ये ब्लैक सी को भी टच करती हैं। एंड ब्लैक सी को लेकर रशिया बहुत सीरियस है क्योंकि वो एक लौती आउटलेट है रशियन नेवी के लिए। राइट, ऑलरेडी टर्की जिसके अंडर में बॉस्फोरस स्ट्रेट आता है, वो टर्की ऑलरेडी नाटो मेंबर है। अब अगर ये दोनों जॉर्जिया और यूक्रेन भी नाटो मेंबर बन जाते तो यूक्रेन लैंड बॉर्डर से टच होता है, जॉर्जिया भी लैंड बॉर्डर से टच होता है, वो पहला थ्रेट। दूसरा, ब्लैक सी जहां से पूरी रशियन नेवी निकलती है, वही एक आउटलेट है सिंगल उनके पास, क्योंकि ऊपर तो आर्कटिक आ जाता है। तो नेवी को भी आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते रशिया की। तो रशिया ने ये बर्दाश्त नहीं किया जॉर्जिया और यूक्रेन को लेकर, तो उसने जॉर्जिया को इन्वेट कर दिया रशिया ने। Right? Mr. Putin sent troops to Georgia in the name of defending 2 breakaway republics, that is South Ossetia and Abkhazia. अब ये 2 नाम प्लीज इसलिए याद रखिएगा, आई एम टेलिंग यू, ये दोनों नाम याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कल को जब वो आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन देगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगा कि ये किस कंट्री में। ये दोनों जॉर्जिया में आते हैं, साउथ ओसेटिया एंड अबखाजिया, ये जॉर्जिया के पार्ट हैं, प्लीज रिमेंबर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जॉर्जिया जिसकी कैपिटल है तिब्लिसी, तो तिब्लिसी के नाटो में जाने के ड्रीम को उसने बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। फिर 2014 में यहाँ पर जो वेस्ट कंट्रीज थी, इन लोगों ने ना पब्लिक के थ्रू एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट यूक्रेन प्रेसिडेंट मिस्टर यानुकोविच, जो कि प्रो रशियन थे ये। ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस प्रोटेस्ट ने क्या किया, इस प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, यानी कि प्रो रशियन गवर्नमेंट यूक्रेन से गिर गई और फिर आ गए मिस्टर जेलेंस्की। तो रशिया को गुस्सा आया, उसने क्रीमिया अनेक्स कर लिया 2013 में। क्रीमिया अनेक्स कर लिया और उसके बाद अब जाकर फुल फ्लैजेड इन्वेजन ही कर दिया यूक्रेन का, क्योंकि क्रीमिया अनेक्स करने के बाद भी यूक्रेन को ये अकल नहीं आई कि हमें नाटो में नहीं जाना है, रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को। ये पूरी पिक्चर है इस कहानी की। पुतिन पूरी तरह से गलत नहीं था, उसने बर्दाश्त किया जब तक हुआ, लेकिन आप अगर पूरी तरीके से किसी कंट्री को स्क्वीज करने पे आ जाओगे तो वो इतना भी कमजोर लीडर नहीं है उनके पास जो चुपचाप बर्दाश्त करता रहेगा। एनीवे, आगे चलते हैं। यहाँ पे पेरू, ठीक है, हमने पढ़ा है पेरू, अर्जेंटीना वगैरह, इनके पास बहुत सारे क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो उनके साथ भी हम जल्दी एफटीए साइन करेंगे। अभी 7th राउंड की मीटिंग चल रही है, जब हो जाएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन शिपिंग से, अब देखिए मैंने आपको डिकार्बनाइजेशन पढ़ाया है, एग्रीकल्चर में हमें करना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हमें करना है, राइट। उसी तरीके से जो शिपिंग सेक्टर है, ये वर्ल्ड के 3% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और शिपिंग के थ्रू ही होता है वर्ल्ड का 90% ट्रेड। तो कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि इन शिपिंग से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करने के लिए हमें इन पे एक अलग से टैक्स लगाना चाहिए,
अलग से चार्ज लेने चाहिए और फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्लीन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में। ठीक है, तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। आप इतना ज्यादा कमा रहे हो तो आप दे सकते हो, राइट। बट द थिंग इज कि यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जापान एंड क्लाइमेट वल्नरेबल पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, they want a charge on international shipping sectors greenhouse gas emission। तो नथिंग रॉन्ग इन दिस, लगना चाहिए, राइट। बिकॉज ये सबसे डेवलप कंट्रीज होती हैं जो इतने बड़े बड़े शिप्स कैरी करती हैं, बट ये चार्ज नहीं देना चाहती। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में इस बारे में बात की जाएगी। जो इसको बैक कर रहे हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिसी कुड रेज मोर देन $80 बिलियन ए ईयर, राइट, काफी होता है, इन फंडिंग, एंड दिस कुड बी री इन्वेस्टेड टू डेवलप लो कार्बन शिपिंग फ्यूल्स एंड सपोर्ट पुअरर कंट्रीज टू ट्रांजिशन। बट चाइना, ब्राजील जैसी कंट्रीज इसको अपोज कर रही हैं। आईएमओ टेक्स डिसीजन बाय कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस यानी सारे मेंबर एग्री करें, बट अगर वो ना हो पाए तो उस केस में मेजोरिटी में भी एग्री किया जा सकता है। अब क्योंकि वर्ल्ड ने टारगेट रखा है अपने सामने 20% एमिशन कट बाय 2030 एंड नेट जीरो एमिशन अराउंड 2050। शिपिंग 90% ट्रेड कंट्रोल करती है वर्ल्ड का और 3% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है। ब्राजील, चाइना, अर्जेंटीना इसके अगेंस्ट है ना। उसी पता है दिक्कत क्या है कि जब आप क्लीन सेस, आज क्लीन सेस लगता है ना, आप सब पे लगता है, राइट। आपकी, आप जो भी टैक्स वगैरह देते हैं उस पर लगता है क्लीन सेस, बट ये आम इंसान से लेना हो तब किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शिपिंग इंडस्ट्री की बात आती है तो बड़े बड़े किंग पिन्स होते हैं इसमें, राइट। तो इनको छोटा छोटा 2% 3% का टैक्स भी पे नहीं करना है इनको, और गवर्नमेंट उनसे इन्फ्लुएंस रहती है हमेशा, बिकॉज वही होते हैं जो सबसे ज्यादा फंडिंग देते हैं हर कंट्री की गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट। सो जब आम आदमी पे टैक्स लगाना हो तो बहुत ईजी है वो, जब इन पे लगाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। Okay, rest is sports. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.